हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपने मुझे देखा होगा ज्योग्राफी की क्लासेस लेते हुए, बीए क्लासेस की। हमारे प्लेटफॉर्म पर एनटीपीसी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लगातार प्रिपरेशन हो रही है, जिसमें हम आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, या फिर स्कोरिंग तो अच्छा कर लेंगे। अगर पास नहीं करेंगे तो वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक पहुंचते हैं। उसी के क्रम में एनटीपीसी की ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो ये आज की मेरी पहली क्लास है एनटीपीसी को लेकर के। हम जानेंगे आज की क्लास में कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है एनटीपीसी में, और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक आज क्लियर होंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम में ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 2 पार्ट में पेपर आने वाले हैं। केवल इस एग्जाम की ही बात ना करें, बल्कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो ज्योग्राफी से 2 पार्ट में डिवाइड होकर के क्वेश्चन आते हैं। कुछ भारत के भूगोल से बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ विश्व भूगोल को लेकर के बहुत सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं। अगर हम भारत के भूगोल के बारे में बात करें तो हम इसको तो अभी पहले कवर करेंगे, और विश्व के भूगोल को थोड़ा जब भारत का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा या फिर तो हम इसको कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही साथ कुछ टॉपिक हम विश्व भूगोल को लेकर के भी चलते रहेंगे। आइए जानते हैं कि भारत के भूगोल में क्या क्या हमें पढ़ना है। पहले तो हमें सामान्य जानकारी कुछ लेनी है कि उसकी स्थिति क्या है विश्व में, और साथ ही साथ कौन सी अक्षांशीय रेखा, कौन सी देशांतर रेखा भारत के संबंध में है, और साथ ही साथ इनके प्राकृतिक विभाजन को भी हम समझेंगे, और इसके आसपास में कौन से और प्रदेश, कौन से राज्य हैं, ये सारी बातों को हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ इनकी नदियों को, इनकी वनस्पतियों को, भारत के अंदर जो भी हैं, भारत की मृदा को, साथ ही साथ खनिज को, और भारत की जो जलवायु है जो कि बहुत ही प्रमुख है। हम जानते हैं कि हमारा जो देश भारत है, इसमें विश्व भर के सभी प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। इसको भी हम जलवायु के टॉपिक में कवर करेंगे। साथ ही साथ कृषि, जो भारतीय कृषि है, और क्योंकि हमारी जो भारत की भूमि है उसमें बहुत प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, बहुत प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें इतना विभाजन है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार की चीजें उत्पन्न करते हैं। ये कहीं भी एक समान नहीं है, तो ये भी हमारे भारत को एक अनोखा बनाता है। तो हम भारत की भूगोल के अंतर्गत कृषि, जलवायु और परिवहन, साथ ही साथ जो भारत की जनगणना जो कि 2011 के बाद से, अभी तो हुई नहीं है, उस 2011 की जनगणना को भी कवर करेंगे। साथ ही साथ भारत के अंदर बहुत सारी जनजातियां भी पाई जाती हैं। आप देखते हैं कि राजस्थान की जनजातियों का जो स्वरूप होता है वो अलग होता है। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनका स्वरूप अलग होता है, क्योंकि इनकी बनावट, जो चेहरे की बनावट है, उसके साथ साथ इनकी संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। जब हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं कि किस स्थान पे पाए जाने वाले जनजातियों का स्वरूप ऐसा क्यों होता है, उनकी जलवायु का प्रभाव अक्सर पड़ता है। किसी भी स्थान की जलवायु का असर व्यक्तिगत रूप में पड़ता है। इसी वजह से उनकी जो रहन सहन का ढंग होता है, उनका जो शारीरिक बनावट होता है, ये सभी भिन्न प्रकार से पाई जाती है। तो हम इस भारत की भूगोल के टॉपिक के अंतर्गत जनजातियों को भी कवर करने वाले हैं। और अगर हम बात करें विश्व भूगोल के बारे में, तो विश्व भूगोल के अंतर्गत हम सौर मंडल पर प्रकाश डालेंगे, पृथ्वी की गतियां किस प्रकार से होती हैं इस पर भी प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कैसे ये क्रस्ट, मेटल और निफे, या जिसको हम कोर भी कहते हैं, उस रूप में विभाजित है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे चट्टान पाए जाते हैं विश्व भर में, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप होता क्या है, इसके बारे में भी हम विश्व भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में ज्वालामुखी इतनी कहाँ पे तीव्र पाई जाती है, रिंग्स ऑफ फायर जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है, वहां पर ज्वालामुखी अधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है। साथ ही साथ समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और प्रादेशिक भूगोल को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं इस सिलेबस के अंतर्गत, जो कि हमारा विश्व भूगोल का एक भाग है। इसके अंतर्गत हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें पूरे विश्व स्तर की,
तो हमारी पृथ्वी जो है वो स्थल मंडल और जल मंडल ये दो रूपों में विभाजित है। अगर हम स्थल मंडल की बात करें, स्थल मंडल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। और अगर हम जल मंडल की बात करें तो 71% भाग जल से घिरा हुआ है। इसमें समुद्र के साथ साथ महासागर, सागर और नदियां, झील, ये सभी को आप रख सकते हैं। जो हमारा जल मंडल है वो 71% भागों में विभाजित हुआ है, जिसमें से हम देखते हैं कि जो ये 29% का भाग स्थल मंडल का है उसमें 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं, और जो जल मंडल का क्षेत्र है यानी कि जो 71% जल मंडल का क्षेत्र है उसमें 5 महासागर देखने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं भारत के भूगोल का जो पहला टॉपिक है, भारत का भूगोल, उसमें जो सामान्य जानकारी के रूप में है, तो इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि भारत का जो सामान्य जानकारी के रूप में हम क्या क्या प्रमुखता में याद कर सकते हैं। हमारे भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अभी आप ये ग्लोब देखते होंगे, और ग्लोब में बहुत सारी ऐसी काल्पनिक रेखाएं में विभाजित किया गया है पूरे विश्व को। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम इसके जरिए ये जान सके कि कौन सा राज्य, कौन सा जिला, कौन सा ग्राम किस अक्षांश में, किस देशांतर के अंतर्गत पाया जाता है। इस वजह से हम इस प्रकार से पृथ्वी को कई देशांतर, कई अक्षांश रेखाओं में विभाजित किए हैं। जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप में मध्य से काटती है उसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या फिर उसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा के ऊपरी का जो क्षेत्र होता है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, और जो नीचे का क्षेत्र होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। साथ ही साथ ये हमारी पृथ्वी है, इसके जो ऊर्ध्वाधर में जो विभाजन हुआ है, यानी कि ये जो देशांतर रेखा का जो प्रमुख मध्य में है, ग्रीनविच रेखा जिसको हम कहते हैं, ये पृथ्वी को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। तो अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ ये पूर्व भाग में स्थित है, यानी कि ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में स्थित है हमारा देश भारत। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। और अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, क्योंकि पूर्वी तो कोई गोलार्ध है नहीं, पूर्वी भाग की अगर बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, वहां तक में ये स्थित है। ये हमारी ग्रीनविच रेखा जो है, देशांतर की ये जो ग्रीनविच रेखा है, इसके 68 डिग्री 7 मिनट से प्रारंभ होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये स्थित है। हमारे भारत की स्थिति ये है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज है। ज्योग्राफी में अगर आपकी भारत के स्थिति के बारे में कोई पूछ ले तो ये आपको वैसे भी याद रख पाना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति तो हमने जान ली, अब हमें ये भी जानना चाहिए कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया के महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। साथ ही साथ अगर हम ये जाने कि भारत की जो सीमा है वो कितने और देशों से जुड़ी हुई है, कितने और देशों को स्पर्श करती है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए किया। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि कैसे आप ये जान सके कि भारत का जो सीमा क्षेत्र है वो कितने कितने और राज्यों से को स्पर्श करता है। तो इसमें बचपन से यानी कि ब से आप याद कर सकते हैं बांग्लादेश, च से आप याद कर सकते हैं चीन, प से आप याद कर सकते हैं पाकिस्तान, न से आप याद कर सकते हैं नेपाल, और एमबीए में जो एम है उससे आप याद कर सकते हैं म्यांमार, और जो बी है एमबीए का उससे आप याद कर सकते हैं भूटान, और साथ ही साथ जो एमबीए का ए है उससे आप याद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान। इन्हीं राज्यों से, इन्हीं देशों से हमारा जो भारत की सीमा है वो स्पर्श करती है। अब आइए ये भी जानते हैं कि कौन से कितनी सीमा हम
स्पर्श करते हैं, कितनी किलोमीटर की दूरी हम स्पर्श करते हैं। बात करें अगर हम पाकिस्तान की तो वो 3,323 किलोमीटर स्पर्श करती है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो 4,096 किलोमीटर की सीमा रेखा ये स्पर्श करती है। साथ ही साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा चीन से हमारा भारत स्पर्श करता है। साथ ही साथ 1,751 से हमारा चीन है वो स्पर्श करता है हमारी भारत की सीमा को। साथ ही साथ 699 किलोमीटर की दूरी हमारा भूटान स्पर्श करता है। साथ ही साथ 1,643 किलोमीटर म्यांमार हमारे भारत की सीमा से स्पर्श हुआ है। साथ ही साथ अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर की दूरी हमारे भारत की सीमा तक तय करता है। ये भी बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन आता है कि कौन सा देश कितने दूरी की स्पर्श रेखा कितने दूरी तक स्पर्श करता है, तो वो भी आपको याद करना जरूरी है। तो ये शॉर्ट में है कि सबसे लंबा स्थल सीमा कौन स्पर्श करता है, तो वो बांग्लादेश है जो कि 4,096.7 किलोमीटर स्पर्श करता है। और जो चीन है वो 3,488 किलोमीटर की दूरी हमारे भारत की सीमा से स्पर्श करता है। अब तो हमने ये जाना कि जो सबसे लंबी स्थल सीमा के बारे में, अब ये भी जानते हैं कि सबसे छोटी सीमा मतलब सबसे छोटा दूरी कौन तय करता है, किस देश की सीमा थोड़ा सा कम हमारे भारत से स्पर्श करती है। तो उसमें अफगानिस्तान है जो कि 106 किलोमीटर ही स्पर्श करता है और भूटान जो कि 699 किलोमीटर की दूरी हमारे भारत की सीमा से स्पर्श करता है। जो हमारे विश्व की जो कई सारे राज्य हैं, कई सारे देश हैं, तो कुछ इनको विभाजन करने के लिए भी कुछ काल्पनिक रेखाओं को चुना गया है। जैसे कि जो मैकमोहन रेखा है उसको इंडिया और चीन के विभाजन में यूज किया गया है। साथ ही साथ डूरंड रेखा है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है, उनकी सीमा को बांटता है। साथ ही साथ ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा को भी अलग करता है। रेड क्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करता है और जो हिडनबर्ग है वो जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। मैगिनॉट है जो जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। ये जो रेखाएं हैं ये इन देशों के विभाजन में काम करती हैं, जो कि हमने अभी जाना। अब अगर हम ये जाने कि जो चीन है कितना सारा उपद्रव मचाता है, ये चीन जो है हमारे भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। ये राज्य केंद्र शासित भी कुछ है और कुछ राज्य भी हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि चीन कितनी कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करता है। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, तहसील आ जाऊं। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इस तहसील के ही से है हिमाचल प्रदेश और इसका जो सी है, तहसील का सी, इससे सिक्किम आप याद कर सकते हैं। और जो आ है, तहसील आ जाऊं का आ है, इससे आप याद कर सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में कह रहा है। और जो ये जाऊं का ऊ है, इससे आप याद कर सकते हैं कि ये उत्तराखंड के बारे में कह रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चीन को स्पर्श करने वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो आप इस ट्रिक के जरिए जान सकते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत की सीमा जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश को भारत की कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं बांग्लादेश की सीमा को, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, आ मित्र बगल में। आ से आप याद कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, आ से आप याद कर सकते हैं असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। मी से मिजोरम, त्र से ये जो मित्र का त्र है इससे आप याद कर सकते हैं त्रिपुरा। ब से आप याद कर सकते हैं पश्चिम बंगाल। और जो हमारा ये मे है इससे आप याद कर सकते हैं कि मेघालय। तो आप जान चुके हैं कि बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें हम असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मेघालय को जानते हैं। यही है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आपने
कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त किए, जिसमें हम भारत की कुछ सामान्य जानकारियां पाए, और आगे आने वाली क्लासेस में हम एनटीपीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे क्लासेस लेके आने वाले हैं। और ये सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास थी, इसके अलावा भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए एनटीपीसी को कवर करा रहे हैं, जैसे कि मैथ हो गया, और भी कई सारे विषय हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाए जा रहे हैं। तो आप से उम्मीद ये है कि आप घर बैठे एनटीपीसी की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से पाएंगे। तब तक के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और अगली क्लास का वेट करिए। थैंक यू।